हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल होम ट्यूशन में। आज हम हिस्ट्री का टेस्ट सीरीज़ लगाने वाले हैं। इसमें 10 क्वेश्चन हैं। 10 क्वेश्चन में देखते हैं आप कितने जानते हैं, देखते हैं हम कितना जानते हैं। इस क्वेश्चन का डिटेल एनालिसिस करेंगे और इसके बारे में डिटेल डिस्कशन भी करेंगे। ये आपके सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ये पूर्व पाषाण से संबंधित वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर पहला आपकी स्क्रीन पर है, चलो देखिए। क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम पूर्व पाषाणकालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूसफुट को मिला था। भारत में सर्वप्रथम पूर्व पाषाणकालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूसफुट को मिला था। कब मिला था? इसका आंसर मैं आपको बताना चाहूँगा। इसका आंसर है 1863। आइए इसके बारे में कुछ डिटेल जानते हैं। लिखा है कि भारत में पाषाणकालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत 1863 में जियोलॉजिकल सर्वे से संबंध भूवैज्ञानिक रॉबर्ट ब्रूसफुट ने की। क्या पढ़ा मैंने? भारत में पाषाणकालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत 1863 में जियोलॉजिकल सर्वे से संबंधित भूवैज्ञानिक रॉबर्ट ब्रूसफुट ने की। इन्हें चेन्नई के समीप पल्लवरम से कुछ पाषाण निर्मित औजार हस्तकुठार प्राप्त हुआ था। इन्हें चेन्नई के समीप पल्लवरम से कुछ पाषाण निर्मित औजार हस्तकुठार प्राप्त हुआ था। आइए अन्य तथ्य के बारे में जानते हैं। चेन्नई के निकट अतिरमपक्कम से विलियम किंग ने पूर्व पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त किए थे। चेन्नई के निकट अतिरमपक्कम से विलियम किंग ने पूर्व पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त किए थे। संगनकल्लू से दक्षिण भारत की नवपाषाण संस्कृति के आरंभिक साक्ष्य प्राप्त हुए। संगनकल्लू से दक्षिण भारत की नवपाषाण संस्कृति के आरंभिक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। सोहन घाटी में सबसे महत्वपूर्ण अनुसंधान 1935 में डी टेरा के नेतृत्व में एल कैम्ब्रिज अभियान दल ने किया। सोहन घाटी में सबसे महत्वपूर्ण अनुसंधान 1935 में डी टेरा के नेतृत्व में एल कैम्ब्रिज अभियान दल ने किया। 1935 में D.N. वाडिया ने सोहन घाटी से पूर्व काल का उपकरण प्राप्त किया है। डिटेल एनालिसिस यही था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। खाद्य उत्पादन परक अर्थव्यवस्था संबंधित है मध्य पूर्व पाषाण काल से, उच्च पूर्व पाषाण काल से, मध्य पाषाण काल से या नवपाषाण काल से। क्वेश्चन के कहने का मतलब ये है कि खाद्य उत्पादन परक मतलब एक ऐसा काल जिसमें खाद्य और उत्पादन का अर्थव्यवस्था आ गया था। तो खाद्य वाला संबंधित किससे है? नवपाषाण काल से संबंधित है। आइए इसके बारे में डिटेल जानते हैं। खाद्यान्नों का उत्पादन सर्वप्रथम नवपाषाण काल में हुआ था। ठीक है, यही वह समय है जब मनुष्य कृषि कर्म से परिचित हुआ। नवपाषाण काल में ही जौ एवं गेहूँ की वन्य किस्म को खेती के योग्य बनाया गया तथा जिससे कृषि अन्य गेहूँ का उद्भव हुआ। खेती के योग्य बनाया गया तथा जिससे कृषि अन्य गेहूँ का उद्भव हुआ। भारतीय उपमहाद्वीप में कोल्डिहवा तथा मेहड़गढ़ दो नवपाषाणिक ग्राम बस्तियां थीं जहां से चावल एवं गेहूं के स्पष्ट प्रमाण मिले हैं। नवीनतम खोजों में धान उत्पादन का प्राचीनतम साक्ष्य लहुरा देव से है। क्या पढ़ा मैंने? नवीनतम खोजों में धान उत्पादन का प्राचीनतम साक्ष्य लहुरा देव से है। आगे बढ़ते हैं। परिष्कृत औजारों का युग माना जाता है। परिष्कृत औजारों का युग माना जाता है निम्न पुरापाषाण युग, उच्च पुरापाषाण युग, नव पुरापाषाण युग या मध्य पाषाण युग। कहने का मतलब बस इतना सा है कि परिष्कृत औजार मतलब है कौन सा युग में औजार के बारे में बहुत डिटेल नॉलेज हो गई थी आदमी को। तो ये सबसे पहले शुरुआत में ही हो गई थी उच्च पुरापाषाण काल के युग में। आइए इसके बारे में डिटेल जानते हैं। उच्च पुरापाषाण काल को परिष्कृत औजारों का युग माना जाता है।
विश्वव्यापी संदर्भ में इसकी दो विलक्षणताएं हैं। विश्वव्यापी संदर्भ में इसकी दो विलक्षणताएं हैं। पहला है नए चकमक उद्योग की स्थापना, दूसरा है आधुनिक मानव होमोसेपियंस का उदय। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न इस तरह से है कि चावल का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ पाया गया है। अभी अगर आपको याद हो, मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था नवीनतम चावल का उत्पादन हुआ है लहुरा देव में, और ये लहुरा देव उत्तर प्रदेश में है। आइए इसके बारे में थोड़ा डिटेल जानते हैं। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर जिले में स्थित लहुरा देव है। मैंने बताया था ना, लहुरा देव उत्तर प्रदेश में है। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि वाला राज्य या कृषि वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर जिले में स्थित लहुरा देव है। यहाँ से 8000 ईस्वी पूर्व से 9000 ईस्वी पूर्व मध्य के चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ से 8000 ईस्वी पूर्व से 9000 ईस्वी पूर्व मध्य चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उल्लेखनीय यह है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ यानी पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। यहाँ से 7000 ईस्वी पूर्व के गेहूं के साक्ष्य मिले हैं, जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल कोल्डिहवा इलाहाबाद जिले में बेलन नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से 6500 ईस्वी पूर्व के चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। माना जाता था उपरोक्त संदर्भों में, अब यदि विकल्प में लहुरा देव रहता है, मैं आपको बता दूं कि अगर ऐसी कंडीशन में अगर ऑप्शन में लहुरा देव रहता है तो आंसर लहुरा देव होगा। अगर आंसर में लहुरा देव या उत्तर प्रदेश नहीं है तो पहले की ही तरह इसका आंसर जो है ये होगा कोल्डिहवा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जोरवे संस्कृति के स्थलों में अधिवास विन्यास का सबसे अच्छा प्रमाण मिला है। जोरवे संस्कृति के स्थल में अधिवास विन्यास का सबसे अच्छा प्रमाण कहाँ मिला है? मेरे हिसाब से इसका आंसर इनामगांव होना चाहिए। इनामगांव इसका राइट आंसर है। आइए इसके बारे में डिटेल जानते हैं। इनामगांव में जोरवे संस्कृति चरण की सबसे अधिक व्यापक तस्वीर उभरती है। इनामगांव में जोरवे संस्कृति चरण की सबसे अधिक व्यापक तस्वीर उभरती है। यहाँ से चूल्हों सहित बड़े बड़े कच्ची मिट्टी के मकान और गोलाकार गड्ढों वाले मकान मिले हैं। इनामगांव ताम्रपाषाण काल की एक बड़ी बस्ती थी। इनामगांव ताम्रपाषाण काल की एक बड़ी बस्ती थी। इसमें से भी अधिक घर और कमरे पाए गए हैं। इसमें 100 से भी अधिक घर और कमरे पाए गए हैं। मैंने अभी क्या पढ़ा? मैंने पढ़ा कि इनामगांव में जोरवे संस्कृति चरण की सबसे अधिक व्यापक तस्वीर उभरती है। ठीक है, यहाँ से चूल्हों सहित बड़े बड़े कच्ची मिट्टी के मकान और गोलाकार गड्ढों वाले मकान मिले हैं। समझ रहे हैं आप? अंडरग्राउंड उस समय इनामगांव ताम्रपाषाण काल की एक बड़ी बस्ती थी। इनामगांव ताम्रपाषाण काल की एक बहुत बड़ी बस्ती थी। यहाँ पे 100 से भी अधिक घर और कमरे पाए गए हैं। यह बस्ती किलाबंद है और खाई से घिरी हुई है। सोचिए, किलाबंद है और ऊपर से खाई से भी घिरी हुई है। माफ़ कीजिएगा। नर्मदा के दक्षिणी तट पर स्थित नवदा टोली एक महत्वपूर्ण ताम्रपाषाणिक स्थल है। नर्मदा के दक्षिणी तट पर स्थित नवदा टोली एक महत्वपूर्ण ताम्रपाषाणिक स्थल है। यहाँ से विशिष्ट प्रकार के मृदभांड को मालवा मृदभांड की संज्ञा दी गई है। क्या पढ़ा मैंने? नर्मदा के दक्षिण तट पर स्थित नवदा टोली में एक महत्वपूर्ण ताम्रपाषाणिक स्थल है। यहाँ से प्राप्त विशिष्ट प्रकार के मृदभांड को मालवा मृदभांड की संज्ञा दी गई है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न इस तरह से है कि अनाज की उपज प्रथम बार कब हुई थी? तो मैंने अभी आपको बताया कि नवपाषाण युग जो है, इसमें कृषि के बारे में हम लोग को पता चला था और
इसके अंत तक हम लोग कृषि के बारे में बहुत अच्छी तरह से जान गए थे। खाद्यान्नों का उत्पादन सर्वप्रथम नवपाषाण काल में हुआ था। यही वह समय है जब मनुष्य कृषि कर्म से परिचित हुआ। नवपाषाण काल में ही जौ एवं गेहूं की वन्य किस्म को खेती के योग्य बनाया गया, जिसमें कृषिजन्य गेहूं का उद्भव हुआ। भारतीय उपमहाद्वीप में कोल्डिहवा तथा मेहड़गढ़ दो नवपाषाणी ग्राम बस्तियां थी जहां से चावल एवं गेहूं के स्पष्ट प्रमाण मिले हैं। क्या पढ़ा मैंने? भारतीय उपमहाद्वीप में कोल्डिहवा तथा मेहड़गढ़ दो नवपाषाणी ग्राम बस्तियां हैं जहां से चावल एवं गेहूं के स्पष्ट प्रमाण मिले हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न इस तरह से है कि 1863 में रॉबर्ट ब्रूसफ्रूट को हस्तकुठार मिला था। अगर आपको पहला क्वेश्चन याद है तो मैंने आपको बताया था रॉबर्ट ब्रूसफ्रूट को 1863 में हस्तकुठार मिला था पल्लवरम से। भारत में पाषाण काल बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत 1863 में जियोलॉजिकल सर्वे से संबंध भूवैज्ञानिक रॉबर्ट ब्रूसफ्रूट ने की। इन्हें चेन्नई के समीप पल्लवरम से कुछ पाषाण निर्मित औजार हस्तकुठार प्राप्त हुआ था। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में पढ़ते हैं। चेन्नई के निकट अतिरमपक्कम से विलियम किंग ने पूर्व पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त किए थे। संगनकल्लू से दक्षिण भारत की नवपाषाण संस्कृति के आरंभिक साक्ष्य प्राप्त हुए। संगनकल्लू से दक्षिण भारत की नवपाषाण संस्कृति के आरंभिक साक्ष्य प्राप्त हुए थे। सोहन घाटी में सबसे महत्वपूर्ण अनुसंधान 1935 में डिटेरा के नेतृत्व में एल कैम्ब्रिज अभियान दल ने किया। 1928 में D.N. वाडिया ने सोहन घाटी से पूर्व पाषाण काल का उपक्रम प्राप्त किया। अगला प्रश्न इस तरह से है, ब्लेड और ब्यूरेन चारित्रिक उपकरण है। ब्लेड और ब्यूरेन किस समय का है आप बता दीजिए हमको। तो इसका आंसर मुझे भी नहीं पता है। ब्लेड और ब्यूरेन चारित्रिक उपकरण है। मैं इसका आंसर दे रहा हूँ उच्च पुरापाषाणिक संस्कृति का। ठीक है। ब्लेड और ब्यूरेन प्रकार के उपकरण उच्च पूर्वपाषाण काल से संबंधित हैं। ठीक है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में अगर पढ़ें तो मध्य पूर्व पाषाण काल में जैस्पर, चट, फ्लिंट आदि के पत्थर प्रयुक्त होने लगे थे। मध्य पूर्व पाषाण काल में जैस्पर, चट, फ्लिंट आदि के पत्थर प्रयुक्त होने लगे थे। इस समय के मुख्य औजार खुरचनी, बेधनी, फलक आदि थे। मध्य पाषाण युग के औजार छोटे पत्थरों से बने। मध्य पाषाण युग के औजार छोटे पत्थरों से बने हुए। इनको माइक्रोलिथिक या सूक्ष्म पाषाण कहा गया है। इनको माइक्रोलिथिक या सूक्ष्म पाषाण कहा गया है। नवपाषाण युग के प्रथम प्रस्तर उपकरण उत्तर प्रदेश के टॉन्स नदी घाटी में सर्वप्रथम 1860 में लेमन-सूरियर ने प्राप्त किया था। नवपाषाण युग के प्रथम प्रस्तर उपकरण उत्तर प्रदेश के टॉन्स नदी घाटी में सर्वप्रथम 1860 में लेमन-सूरियर ने प्राप्त किया था। इस युग के मुख्य औजार स्क्रैपर, ब्लेड्स, कुल्हाड़ी आदि हैं। मैं आपको छोटे शब्द में बताऊं, इसका आप इतना सा समझ लीजिए कि ब्लेड और ब्यूरीन जो है ना, ये सबसे पहले वाला है। लेकिन ये ब्लेड जो है ना आपका पूरा पाषाण के बाद वाला काल में भी ब्लेड थोड़ा था। ठीक है, आप इस चीज़ को याद रखिएगा। तो क्वेश्चन में अगर ब्लेड और ब्यूरीन दोनों पूछा जाए तो इस तरह से आंसर होगा। ब्लेड और ब्यूरीन के प्रकार के उच्च पूर्व पाषाण काल से संबंधित हैं। ठीक है, क्या उच्च पूर्व पाषाण काल से संबंधित है। मध्य पूर्व पाषाण काल में जैस्पर, चट, फ्लिंट आदि के पत्थर प्रयुक्त होने लगे और इस समय के मुख्य औजार खुरचनी, बेधनी, फलक आदि थे। मध्य पाषाण युग के औजार छोटे पत्थरों से बने हुए थे। इनको माइक्रोलिथिक या सूक्ष्म पाषाण कहा गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ कह रहा है कि कालक्रम से लगाएं। लौह युग, कांस्य युग, पूर्व पाषाण युग या नवपाषाण युग। ठीक है, तो आप इतना जान लीजिए कि लौह युग जो है ना सबसे बाद में आया था, तो एक सबसे लास्ट में होगा। तो सबसे लास्ट में एक 3 ऑप्शन में। ठीक है, अब आप ये जानिए कि सबसे पहले पूर्व पाषाण युग, फिर नवपाषाण युग, फिर कांस्य युग। ठीक है, तो 3, 4, 2, 1 हो गया आंसर। उपकरणों की भिन्नता के आधार पर संपूर्ण पाषाणकालीन संस्कृति को 3 मुख्य चरणों में विभाजित किया गया है।
पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल तथा नवपाषाण काल। पुरापाषाण युग को 3 कालों में विभाजित किया गया, जिसमें पहला काल पूर्वपाषाण काल तथा दूसरा व तीसरा काल क्रमशः मध्य पुरापाषाण काल तथा पुरापाषाण काल है। कुषाण काल युग के उपरांत कांस्य युग आता है। हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी, जबकि भारत में लौह युग का प्रारंभ उत्तर वैदिक काल लगभग 1000 से माना जाता है। माफ़ कीजिएगा, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न इस तरह से है कि प्राचीन भारत में कृषि के प्राचीनतम उल्लेख कहाँ से मिलते हैं? प्राचीन भारत में कृषि के प्राचीनतम उल्लेख कहाँ से मिलते हैं? कृषि के प्राचीनतम उल्लेख, अब अगर आपको पहला क्वेश्चन से लेकर के अंतिम क्वेश्चन तक, ये अंतिम क्वेश्चन है, अगर आपने मेरी बात को सही तरह से सुना है तो आपको इसका आंसर पता होगा कि प्राचीन भारत में कृषि के प्राचीनतम स्रोत मेहरगढ़ से मिले हैं। आइए इसके बारे में कुछ जानते हैं। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर जिले में स्थित लोहरा देव है। यहाँ से 8000 ईस्वी पूर्व से 9000 ईस्वी पूर्व मध्य के चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ था, जहाँ से 7000 ईस्वी पूर्व के गेहूं के साक्ष्य मिले हैं, जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल कोल्डीवा इलाहाबाद जिले में बेलन नदी के तट पर स्थित, यहाँ से 6500 ईस्वी पूर्व के चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, और अभी देखिए कि मेरे कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो दोस्तों, मेरे 10 में से 10 क्वेश्चन सही हुए हैं, ठीक है। आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं आप इस वीडियो को देख सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।